हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर के अंदर मतलब चैप्टर 2 जो है हमारा, उसके अंदर हमने डिस्कस किए डायमेंशनल एनालिसिस का जो पॉइंट है, रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी विद द अदर्स। उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हमने देखे, हमने उसका डिस्कशन किया कि कैसे एक क्वांटिटी का रिलेशन दूसरी क्वांटिटी के साथ आप निकाल सकते हैं। आज का जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा एरर्स, यानी गलतियाँ। तो फिजिक्स के अंदर ऑफ कोर्स हम गलतियां तो करते ही रहते हैं, पर उस गलतियों को हमें यहाँ पे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सोचना है, समझना है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला में कोई जगह पे एरर लेकर आते हैं तो उसके एरर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे काम करता है। तो अब आज हम शायद इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पॉइंट है उसमें लास्ट जो पॉइंट है उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो आज एरर से बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, जो लास्ट टाइम वाला आपका जो क्वेश्चन था वहाँ पे पी M1 L-1 T-2 लेना है और उसके हिसाब से हम देख लेते हैं क्या आंसर आना चाहिए। वैसे इसका आंसर क्या होता है, जनरली ये एक रैंडम क्वेश्चन है, तो रैंडम क्वेश्चन है तो उसके आंसर्स भी रैंडम ही हो सकते हैं, मतलब परफेक्ट ये वाला आंसर दैट्स ओके, इट्स ओके, रिलैक्स, उसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैंने तो ये ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ था, सो वी जस्ट गो थ्रू दैट कि अगर देख लेते हैं M1 L-1 T-2, तो यहाँ पे M1 L-1 T-2 रख लेते हैं और M1 L2 T-2 रेस टू A, M1 L-3 रेस टू B। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको कहा था कि क्या यहाँ पे ऐसा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का सही है, हाँ या ना? चेक इट दैट। फोर्स अपॉन एरिया, राइट। M1 L-1 T-2, the right. Energy M1 L2 T-2, तो के right. Density mass upon volume, तो के right. Acceleration मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो के right. तो देखो उसके हिसाब से m की दो जगह पे पावर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ पे b इक्वल्स टू 1 माइनस a मिला। l की पावर यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3b है विथ माइनस साइन और यहाँ पे है c, तो 2a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू -1 ऐसा आएगा, ताकि यहाँ पे l का पावर -1 था। और यहाँ पे आता है -2a माइनस 2c इज इक्वल टू -2, तो a प्लस c इज इक्वल टू 1 बन गया। अब मैंने ऐसा कहा कि फिजिक्स यहाँ तक है, फिर भी आज हमारा पिन वहीं पे है, अभी भी अटका हुआ है, तो कोई बात नहीं, उस पिन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस है और दोनों इक्वेशंस में मुझे बहुत ही सिंपल सा आइडिया है वो लगाना है। देख, हम कैसे उसमें आइडिया जो है वो लगा सकते हैं कि अगर ये जो वाला पोर्शन है वहाँ पे मेरे पास उसकी कुछ वैल्यूज बनेगी और उस वैल्यूज में हम आइडिया लेने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मेरे पास तीन इक्वेशन आ जाए। अब इक्वेशंस आपने सॉल्व किए हैं, मैंने तो बस ऐसे रैंडमली देखा हुआ था, a प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, तो इससे क्या आइडिया आ रहा है? a प्लस बी इक्वल टू 1, तो क्या? हाँ राइट। a प्लस सी इक्वल टू 1, ओके राइट। तो इससे क्या आइडिया क्या आ रहा है? एनीवन? सर ए प्लस B बी is इज इक्वल equal टू to ए C. प्लस। सॉरी, कोई एक बोले। Sir, B is equal to C. ओके, a प्लस बी इक्वल टू 1 है तो कि फर्स्ट इक्वेशन तो कि यार ये रहा। थर्ड इक्वेशन -2a माइनस टू सी इक्वल टू -2 था, तो क्या? हाँ था। -2 कॉमन ले लो, a प्लस सी इक्वल टू -2 था, -2 दोनों साइड से उड़ा दो तो 1 बचेगा, तो क्या? हाँ। तो a प्लस बी इक्वल टू 1 है, a प्लस सी इक्वल टू 1 है, तो इसका बेसिक आइडिया क्या क्लिक हुआ? क्योंकि बेसिक आइडिया ये क्लिक हुआ कि b और c दोनों कैसे हो सकते हैं, क्योंकि b और c दोनों सेम हो सकते हैं। b मिल गया तो c मिल गया, c मिल गया तो b मिल गया, बात हो गई खत्म। अब उसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली ले लूँ तो चलो यार, b इज इक्वल टू 1 माइनस ए, सी इज इक्वल टू 1 माइनस ए, इसके हिसाब से भी तो बोल सकता हूँ b और c दोनों सेम है, हाँ या ना? हाँ यार। चलो, अब इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरे पास, वैसे आप चाहो तो लिख दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि किसको नंबर दिया, किसको नाम दिया, अपनी रिक्वायरमेंट है। मुझे सॉल्व करना है तो मैं नंबर दे देता हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट आप नंबर दे सकते हो, नहीं लिखना हो तो मतलब ऐसे भी आप बता सकते हो। पर आप एग्जाम के लिए लिखते हो तो आपको ये सभी चीजों को लिखना चाहिए, बताना चाहिए कहाँ से क्या कैसा आप कर रहे हैं। चलो,
अब बी और सी मुझे सेम दिख रहा है तो मैं इक्वेशन 2 में वो लगा देता हूँ, 2a माइनस 3b प्लस b इज इक्वल टू -1। तो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -1। तो इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल दूं, तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1। ओके, हाफ तो बाद में ले लेंगे। ओके, -1। तो a माइनस बी इज इक्वल टू मुझे मिला हाफ। a प्लस बी मुझे मिला था 1। बस हो गया काम मेरा खत्म। तो यहाँ से अब आइडिया शायद आ ही जाएगा कि a प्लस बी 1 है, a माइनस बी माइनस हाफ है, दोनों को ऐड कर दो, ये 2a बन गया, 1 माइनस हाफ यानी हाफ बन गया। तो a का वैल्यू 1/4 हो गया इसके हिसाब से। अब a का वैल्यू 1/4 हो गया तो मैं वापस Sir, mic is mute. थैंक यू। 1/4 प्लस b इज इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो b बन गया आपका 3/4। जैसे ही b बन गया 3/4 तो b और c तो सेम थे, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे c भी बन गया 3/4। ओके, अगर हमने यहाँ पे -1 की बजाय 1 लिया तो शायद वो उल्टे पुल्टे हो गए आंसर्स कि a बन गया 3/4 और b और c बन गए 1/4। अब वहाँ पे -1 को हमने करेक्ट कर लिया तो एक बन गया 1/4 और बाकी के 2 बन गए 3/4। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको वही समझाया था, बट इट्स ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए, तो ये हो गया आपका सही आंसर। बिकॉज जनरली आई फोकस ऑन दैट कि आपको सही आंसर क्या है उसकी बजाय ये ज़्यादा सोचना चाहिए कि उसका मेथड क्या है। पर हम मेथड की बजाय हम आंसर्स पे टिके हुए रहते हैं ताकि हमें आदत सही आंसर्स पे टिके रहने की होती है। हमें आदत या तो हमें बाकी के सब्जेक्ट्स में यही सिखाया जाता है कि साचो आंसर લઈને આવો, કેવી રીતે આવે છે અગત્ય નથી, બસ આન્સર લઈને આવો। फिजिक्स में 11th में अभी आप थोड़े नए हो तो शायद वो मेथड आपके लिए अभी नया है। वी आर नॉट कंसर्न विद व्हाट इज द राइट मेथड, वी आर कंसर्न विद दैट साचो आंसर आयो के ना आयो। पर मैंने ऐसा कहा था कि जस्ट फॉरगेट अबाउट व्हाट इज द आंसर, जस्ट थिंक अबाउट, फॉलो द मेथड। अगर आपने मेथड फॉलो किया तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब इससे आपको आंसर सही मिला नहीं मिला, हमने कहाँ गलती किया, अब देखो ये आंसर यहाँ पे रख दिया है। अब गलती कहाँ किया हुआ है यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ, अब देख सकते हैं कहाँ पे गलती हो सकता है। बट मेरे हिसाब से फिजिक्स यहाँ तक लिमिटेड था, ये वैल्यू डालने तक। थोड़ा और पावर टू पावर, उसके बाद जो है कंपेयरिंग द पावर्स, वो ऐसा मैथ्स है जो शायद आप लोगों ने 8th में 9th में या तो 5th 6th में सीखा हुआ है। सॉल्विंग इक्वेशंस आप लोगों ने पहले सीखा हुआ है, फिर भी हम अभी इसी जगह पे स्ट्रगल करते रहते हैं। एंड दैट आई डोंट नो व्हाई, मे बी यू आल्सो डोंट नो व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग इन दैट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बट स्टिल हम कोई बात को लेकर जल्दबाजी कर देते हैं। आपसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, बट थोड़ा 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 हर वक्त उसको चेक करते रहना चाहिए। ओके, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हम उसमें थोड़ा सा पॉइंट एक ऐड कर दे कि अगर यहाँ पे बी एंड सी इन इक्वेशन 2, बी एंड सी का वैल्यू डालो ना डालो क्या फर्क पड़ता है। ओके सर, कैन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। तो देखो, अगर आप बी और सी का वैल्यू इक्वेशन 2 में डालोगे तो क्या ए का वैल्यू अलग आएगा?
टेल मी व्हाट योर मैथ्स एक्सप्लेनर्स। जैसे यहाँ पे लिखा है a प्लस बी 1 होता है, तो चलो ये रहा a, ये रहा b, 1/4 प्लस 3/4 1 होगा कि कुछ और होगा? ऑफ कोर्स 1 ही होगा यार। अगर मैं b और c का वैल्यू यहाँ डालू तो, और a b c तीनों का वैल्यू भी डाल दू इक्वेशन 2 के अंदर, तो इक्वेशन तो सेम ही होता है। तो हमें उसी बात को समझना होता है। बट हम हमारे प्रीवियस मेथड्स में अंदर जकड़े हुए हैं, हमें सही आंसर क्या है हमें उसी के ऊपर फोकस करना है। फिजिक्स कहता है सही आंसर पे फोकस मत करो, सही मेथड पे फोकस करो, ताकि मेथड सही तो आंसर सही। कैसे? क्योंकि अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हम कुछ ऐसा डाल दे, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ई पी रो। चलो एवरीवन ट्राई दिस वन, ए बी एंड सी। ओके, यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन को चेंज करने में कितना टाइम लगा? तो आई थिंक 5 सेकेंड। सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा? देखिए बहुत ज्यादा। तो जिसने मेथड पकड़ा हुआ है वो सही आंसर लेकर आएगा, जिसने वो प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर 3/4 1/4 किसका उसको पकड़ा है, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस क्वेश्चन आंसर आल्सो, वो फिर से यहाँ पे स्ट्रगल करेगा कि हाय हाय यार ये कैसे होगा। ओके, सो एवरीवन ट्राई दिस एंड फाइंड करिए p रेज टू a, p रेज टू रो। यहाँ पे बता देता हूँ t टाइम पीरियड है। ओके, लास्ट टाइम जिसने समझा है वो कर सकता है। ये एनर्जी है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला m0 L0 T1 है, एनर्जी m1 L2 T-2 है। आई ऑलरेडी मेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी याद होना चाहिए, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ, ये हमने बार बार रिपीट किया इसलिए शायद याद रह गया। P that is about pressure, m1 L-1 T-2 rho m1 L-3 T0। तो चलो यहाँ से ABC दिया हुआ है वो आपको फाइंड करना है। डू इट नाउ। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा करना है, हमें सबका रिलेशन निकालना है। रिलेशन यानी क्या? तो हाउ टाइम पीरियड रिलेट्स विद एनर्जी, प्रेशर एंड डेंसिटी। तो हम गलती कहाँ कर देते हैं उसके ऊपर फोकस करना है। इफ यू ट्राइड इट, अगर आपको ABC के आंसर्स मिले हैं तो अभी आप यहाँ पे सिर्फ कंपेयर करिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कहा था ना कि यू हैव टू फोकस ऑन द मेथड, नो नीड टू वरी अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेथड इज दैट हाउ द टाइम पीरियड इज रिलेटेड विद ऑल थ्री क्वांटिटीज। तो मुझे ऐसा शो करना है कि टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला, E के डायमेंशनल फॉर्मूला, T का डायमेंशनल फॉर्मूला और डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो T का है m0 L0 T1 as it is, एनर्जी का है m1 L2 T-2 raised to a, प्रेशर हमें आता है वैसे लिखा हुआ है m1 L-1 T-2 raised to b and m1 L-3 raised to c। अब मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट स्किप करूंगा, वो स्किप वाला पॉइंट वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अब मुझे यहाँ पे डायरेक्टली m की पावर क्या है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो m रेस टू 1 इंटू ए, तो m रेस टू ए, इधर आता 1 रेस टू बी यानी a प्लस बी, और m रेस टू 1 इंटू सी दैट इज c ओनली। तो मैं यहाँ पे m रेस टू a, l रेस टू b और सॉरी m रेस टू a, m रेस टू b और m रेस टू c आता, उसको जिसका बेस सेम हो पावर को मैंने ऐड कर दिया, तो वो वैल्यू बन गया m रेस टू a प्लस b प्लस c। अब l की पावर क्या बनेगी सोचिए, और मैं लिख रहा हूँ उसके साथ कंपेयर करिए। l रेस टू 2a, l रेस टू माइनस b, l रेस टू माइनस 3c, t रेस टू माइनस 2a और माइनस 2b। ओके, m1 l-1 t-2
और मास अपॉन डेंसिटी यानी m1l-3 ऐसा कुछ यहाँ पे मिल गया। तो ये जो रिलेशन है हमें यहाँ तक मिला। अब जैसे ये रिलेशन यहाँ तक मिला, यहाँ तक आने के बाद हमें सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला सही सही लगा है कि नहीं वो चेक कर लेना चाहिए। टाइम पीरियड t1, एनर्जी m1 l2 t minus 2, m1 l2 t minus 2, m1 l2 t minus 2 परफेक्ट है। प्रेशर m1 l minus 1 t minus 2, m1 बरोबर l minus 1 बरोबर t minus 2 वो भी बरोबर। और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम यानी m1 l minus 3, m1 बरोबर l minus 3 वो भी बरोबर। ओके यस, डायमेंशनल फॉर्मूला सभी के सभी सही है। एक साइड भी mlt दूसरी साइड भी mlt। वैसे इस टाइप को क्वेश्चन को हम कहते हैं टू गेट रिलेशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद द अदर फिजिकल क्वांटिटी। वैसे ये क्वेश्चन है, इसको जैसे मैं सॉल्व कर दूं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको लिखना चाहिए और इसका प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जनरली स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको इसका आइडिया है वो डेफिनेटली होना चाहिए। तो इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एन एल एंड टी। तो चलो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, इक्वेशन 1। 2a माइनस बी माइनस 3c इज इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। और माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू, मतलब इसको मैं इक्वेशन 3 में कहता हूँ, इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकाल लूँ तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 बनेगा। तो a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1/2 बना, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आपका बेसिक सा मैथ स्टार्ट। अगर 3 इक्वेशंस बन जाते हैं, वैसे 3 इक्वेशंस बनाना वो भी बेसिक मैथ्स है। डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करना वो फिजिक्स था, बाकी अब मैथ्स, और वो ऐसा मैथ्स जो मैथ्स ग्रुप को और बायोलॉजी ग्रुप को आई थिंक 6-7 स्टैंडर्ड से आता। ओके, तो चलो अब यहाँ पे यूज कर देते हैं। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 दैट गिव्स अ बेटर आइडिया। a प्लस बी का वैल्यू हाफ मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो माइनस हाफ प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी इक्वल्स टू हाफ। ओके, अगर ये देखा जाए तो कुछ कुछ लोगों ने सी का वैल्यू हाफ जो है वो शायद निकाला हुआ था। ओके, सी का वैल्यू जिन जिन लोगों को हाफ मिला है उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा सही सही ट्राई किया। अगर सी का वैल्यू हाफ आ जाता है तो अब आपसे ये आंसर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों में एबीसी है, सी का वैल्यू पता चल चुका है, तो आपको मैथ्स हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस वो आप पढ़ चुके हैं। मैं बार बार इसलिए ये हीट आपके दिमाग पे इसलिए करता रहता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट स्ट्राइक हो कि हमारा फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, हमारा पुराने स्टैंडर्ड्स का, आई थिंक 6th का, 7th का, 8th का या 9th का, हमारा बेसिक लॉजिक वीक है। क्यों वीक है? ताकि शायद उस टाइम पे भी आपने फोकस किया कि સાચો આન્સર શું આવે, કેમ આવે, એના બદલે આપણને હંમેશા એવું શીખવાડવામાં આવ્યું હોય કે આપણે સાચો આન્સર કેમ લાવવાનો। अगर आपने फोकस किया होता व्हाट इज द राइट मेथड तो क्लिक हो जाता। अगर सी आपको हाफ मिलता है तो बाकी का इक्वेशन सॉल्व हो ही जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, यूजिंग सी वैल्यू, using value of c in equation 1 and 2, so a plus b चलो अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं। जैसे मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ ना, a plus 2a दैट इज 3a, b कैंसिल हो गया,
हाफ माइनस 3/2, तो हाफ माइनस 3/2 कितना होगा? तो क्या हाफ माइनस 3/2 करेंगे तो यहाँ पे हाफ छोटा है, 3/2 बड़ा है, तो हाफ माइनस 2 करेंगे तो 2 सेम रहेगा, 1 माइनस 3 2 रहेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो भाई -1 बचेगा। अपने को प्रॉब्लम है ना तो साइड में कर लेंगे। तो 3a इक्वल्स टू a इक्वल टू 1/3 मिल गया, c इक्वल टू 1/2 मिल गया, तो b हो ही जाना चाहिए। a प्लस b प्लस c अगर 0 है तो 1/3 प्लस 1/2 माइनस हाफ माइनस 1/3। तो चलो जिसका मैथ सही हो वो आप लगा सकता है। इसका एलसीएम आएगा 6 2 3 जा 3 2 जा -5। तो यहाँ पे क्या बन गई वैल्यूज? तो के t इज इक्वल्स टू कहना हो तो e रेस टू a और a बना 1/3, t रेस टू b और b बना -5/6 और रो बनता है, ओके, रो बनता है c और वो बनता है 1/2। तो ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हम कहाँ गलत है। तो उसके लिए अब मुझे नहीं पूछना है, या तो आपको मुझे नहीं पूछना पड़ेगा कि सर देखिए मैंने किया हुआ है, आप बताए वेयर आई मेड अ मिस्टेक, तो आपको वो नहीं पूछना। पूछेंगे तो आई डोंट थिंक सो मैं आपको आंसर दे पाऊंगा, बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर यू हैड मेड मिस्टेक, ओके, ताकि डायमेंशन फॉर्मूला सही, इक्वेशन सही, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो आई सजेस्ट कि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ओके, पहले ऐसा हो तो इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसके बाद अब आप इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो इतना आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। देखो आफ्टर दिस क्वेश्चन अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, दिस इज इनफ डिस्कशन हाउ वन क्वांटिटी रिलेट विद द अदर क्वांटिटीज। तो हमें ये पता चलता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड लिया, फोर्स लिया, मास लिया, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। रैंडम इक्वेशन होते हैं, उसका एग्जैक्टली कोई एग्जिस्टेंस है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है जरूरी नहीं, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये रहा, देखो। तो अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है उसके अंदर हमने पैरेलैक्स मेथड देखा और रिलेशंस उसके देखे, प्लस मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में बताए थे राउंड ऑफ वैल्यू वाले और सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाले, ओके। तो ये जो 17 नंबर का क्वेश्चन और 18 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ लिखने के लिए बोला था, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के मतलब मैंने आपको समझाने के लिए कहे थे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वहाँ पे कौन से जीरो काम करते हैं और कौन से जीरो काम नहीं करते हैं, उसका आपको है वो हल्का फुल्का सा आइडिया है वो होना चाहिए। वैसे इसका परफेक्ट आइडिया आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे शायद ज़्यादा आ जाएगा। कोई यूनिट्स हो तो यूनिट्स में जो ट्रेलिंग जीरोज है उसका मतलब नहीं बन सकता है, जहाँ पे ऐसा बताया था all zeros to the right of a decimal point are significant. So 161 centimeter, 161.0, 1600 have 3, 4 and 5 significant figures respectively. क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर 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 में ही था, तो डेसिमल पॉइंट नहीं था तो 3, डेसिमल पॉइंट 1 था तो 4, डेसिमल पॉइंट 2 थे, मतलब हम वहाँ पे 2 पॉइंट तक का एक्यूरेसी ले रहे थे, इसलिए वहाँ पे उस जीरो का मतलब वो बनता है। एक्यूरेसी की बात आती है तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यूज को हमें कंसीडर करना है, ओके। तो वो पॉइंट आप समझेंगे तो आपका काम आसान हो सकता है।
प्लस राउंड ऑफ वैल्यू वाला है। तो राउंड ऑफ वैल्यू के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, यहाँ पे वो सेम ही रूल्स आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपने अगर होमवर्क किया होगा, ऑफ कोर्स किया होगा, पढ़ा होगा, पढ़कर अगर किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि राउंड ऑफ वैल्यू में कोई ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। इट इज जस्ट अ सिंपल आइडिया कि आप जितने सिग्निफिकेंट लेना चाहते हो, अगर वो लास्ट डिजिट 5 से कम है तो वो हटा दो, 5 से ज़्यादा है तो एक ऐड कर दो। अगर यहाँ पे भी बताया हुआ है कि that followed by non-zero digits, then the preceding digits by increased by 1. If it's a less than या तो odd या तो even है तो कब वैल्यू चेंज करनी है, कब वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो इसको थोड़ा रिपीट करेंगे तो परफेक्ट दिमाग में सेट हो जाएगा कि राउंड ऑफ वैल्यू को कैसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि राउंड ऑफ वैल्यू का यूज करना है या तो सिग्निफिकेंट नंबर्स का भी आपको यूज करना है और आपको रिस्पेक्टिव कोई क्वेश्चन के आंसर जो है वो बताना है। कैसे आंसर बताना है? क्योंकि आपने कोई दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन किया एक में, वैसे आप यहाँ पे वो देख चुके थे, ये 19 नंबर का जो है वहां से वो पॉइंट आएगा। इट्स ऑल्सो अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो वहां पे अगर हम ऐसा कहते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे 2.3 का 3.22 के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ, ओके, तो एक में सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 है, एक में सिग्निफिकेंट 3 है। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिलता है उस फाइनल आंसर में हमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आए उतना ही हमें वैल्यू लेकर आना। ओके, मतलब हमें यहाँ पे ट्राई करना है कि जब आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो, जो भी वैल्यूज आप लेते हो उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यूज जो है वहां तक का ही वैल्यू है वो आना चाहिए। सो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 19 नंबर का जो पोर्शन है उसको आप पढ़िएगा। ओके, उसके पॉइंट्स में बता देता हूँ काम के क्या क्या पॉइंट्स है। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द सम और द डिफरेंस। सम समझेंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन समझेंगे तो उसका क्वोशंट यानी डिवीजन पता चल जाएगा। चारों में पॉइंट एक ही है, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, लिस्ट सिग्निफिकेंट है वही वैल्यू वहां तक आपको लेना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी में दो सिग्निफिकेंट थे, किसी में तीन सिग्निफिकेंट थे, तो हमें जिसमें दो थे ना उसका तीसरा नंबर कौन सा है वो पता नहीं चलता है। इसलिए हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट मतलब जिसमें हम श्योर हैं वहां तक का ही वैल्यू आपको वहां पे कंसिडर करना है वो रहता है। इसलिए हम लिस्ट सिग्निफिकेंट वाली वैल्यू जो है उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है, सो हियर द मेंशन this one is about in addition or the subtraction, the final result should be reported to the same number of decimal places as that of the original number with minimum number of decimal places. Same here, multiplication and division, the final result should be reported to the same number of the significant figures that of the original number with the minimum number. Add, subtract, divide, multiply, minimum significant तक ही वो वैल्यू आपको लेकर आना। इट्स क्लियर? अब यहाँ पे आता है इस चैप्टर का एक और पॉइंट जिसको हम कहते हैं एरर। सबसे पहले इस एरर के बारे में हम समझिए तो उसका एक बेसिक पोर्शन है उसको हम समझ लेते हैं। ओके, वो बेसिक पोर्शन, वैसे एरर मतलब क्या होता है कोई बताएगा? एरर मीन्स व्हाट? Fault or mistake. ओके, एरर मीन्स मिस्टेक। ओके, जैसे हमने कहा कि एरर मीन्स होती है गलती, गलती यानी मिस्टेक। तो यहाँ पे एरर को लेकर उसके 4 पॉइंट बताए हुए हैं। यहाँ पे बताया है हाउ कैन वी एस्टिमेट द एरर इन द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट, पावर ऑफ ए डिफरेंट मेजर्ड क्वांटिटीज। अब ये जो पॉइंट समझे उससे पहले यहाँ पे एक जो शायद ऐसे एरर को लेकर पहले क्वेश्चन हो तो उसको हम समझते हैं
अदरवाइज टेक द रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ताकि वहाँ पे आपको और एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर। इफ़ यू हैव अ टेक्स्ट बुक, और अगर वो खोल के देखोगे तो वहाँ पे एक दो क्वेश्चंस है जो एरर को लेकर दिए हुए, बहुत ही बेसिक से है। ओके, वैसे शायद वो बेसिक क्वेश्चंस मैंने तो यहाँ पे कवर भी नहीं किए होंगे बिकॉज इट्स नॉट नीडेड। जनरली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, बट दैट गिव्स द आइडिया कि एरर का टाइप जो है वो क्या क्या हो सकता है, जिसको आप यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन है वो तो डिवीजन वाला है, चलिए ये भी डिवीजन वाला है। तो देखिए, इफ़ यू हैव अ टेक्स्ट बुक, तो आप टेक्स्ट बुक देखिए, वहाँ पे एक क्वेश्चन है, या तो एक उसको कहते हैं कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर। ओके, वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपको दिखा। देखिए ये जो है वो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर शायद आपके पास हो सकता है टेक्स्ट बुक। ओके, तो यहाँ पे जो एरर वाला पोर्शन आता है, वो एरर के लिए यहाँ पे दो चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो शायद आपको और डिटेलिंग वाला एरर बता सकता है। वैसे एरर में हमारे लिए जो काम का है वो वही चार है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पर यहाँ पे एक और पॉइंट बताया हुआ है, एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बताया है कि कोई मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी हो, ओके, और जिस वजह से कोई गलती क्रिएट होती हो, जिसको हम एरर है वो कह सकते हैं। और दो छोटे छोटे पॉइंट, एक होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। तो हम उसको कहते हैं हाउ एक्यूरेट वी आर, मतलब हमारा आंसर एग्जैक्ट या तो सही आंसर के कितना नजदीक है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। सो हाउ आवर आंसर इज क्लोज टू द राइट आंसर। एंड प्रिसीजन, इट मीन्स हाउ वी आर प्रिसाइज। प्रिसाइज इट मीन्स हम कितनी डेसिमल तक, हम कितनी एक्यूरेसी के साथ, या तो हम कितने मिनिमम एरर के साथ उस कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, हाउ प्रिसाइज वी आर। तो यहाँ पे बताया हुआ है, द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। एंड प्रिसीजन टेल अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब क्या, तो कि अगर मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड किया फॉर एग्जांपल, एंड इफ यू सी दैट इट इज अप्रॉक्स 1.2, पर अगर आप ऐसा कहते हैं 1.23 सेंटीमीटर, बट इफ यू सी दैट 1.234 सेंटीमीटर, एंड इफ यू कैन से दैट 1.23467 सेंटीमीटर, मतलब क्या, तो कि हमारा जो आंसर है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट तक का एक्यूरेसी दे सकता है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो हम कहते हैं कि हमारा आंसर है वो बहुत ही प्रिसाइज आंसर मिला, परफेक्ट उसका डायमीटर हम लेकर आए, दैट वी कॉल इज अ प्रिसाइज वैल्यू। अब उसके बाद जो एरर हमें बतानी है, उस एरर को लेकर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे कि 3 छोटे छोटे पॉइंट है जो हमारे लिए यहाँ पे जस्ट पता हो ऐसे। जैसे को एक को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब क्या, तो कि जिस इंस्ट्रूमेंट में हम कोई वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट ही गलत है तो ऑफ कोर्स वहां पे गलतियां होगी ही होगी। जैसे कि आप किसी का लेंथ मेजर कर रहे हो, और वो जो लेंथ आप मेजर करते हो वो कोई आप स्केल के साथ मेजर कर रहे हो, जो स्केल ही गलत है, तो आपका रिजल्ट गलत मिलेगा। थर्मोमीटर से वैसे एग्जांपल दिया है, जिस थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, थर्मोमीटर गलत, तो आपका रिजल्ट गलत। दूसरा बताया है इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, मतलब जिस मेथड से आप कर रहे हो, अगर वो मेथड गलत है तो भी आपका आंसर गलत आ सकता है। एंड थर्ड पॉइंट इज मेंशन आल्सो हियर, पर्सनल एरर, मतलब कि अगर मान लो मुझे कोई ऑब्जेक्ट, या तो कोई यहाँ पे एग्जांपल दिया है पैरालैक्स मेथड, अगर हम कोई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं पर हमारा ऑब्जर्व करने का तरीका गलत है, या तो हमारी आंखें थोड़ी वीक है जिस वजह से हम उसको प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहे हैं, तो पर्सन टू पर्सन अलग रहेगा। एपरेटस कैसा भी हो, अच्छा हो, पर अगर हम में वो एरर है तो भी वहां पे गलतियां बन सकती है। ओके, तो 3 टाइप की बेसिक एरर है जो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा, जस्ट रीड इट वंस। और एक मजेदार बात है, दैट वी कॉल एज अ रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब क्या, तो कि इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट था
मेथड सही था, हमने कोई गलतियां नहीं की थी, फिर भी आंसर गलत आया, क्यों भाई? क्योंकि बस आया तो आया, मतलब कोई पता नहीं पर कुछ गलती हो गई, इस वजह से आंसर है वो गलत आ गया। दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। ओके, तो इट इज जस्ट गिव आइडिया कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। अब जो हम बताने चाहते हैं कुछ जो एग्जांपल्स लेकर, वो एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे कुछ उसने पॉइंट्स बताया है, जैसे कि वैल्यू के साथ मैं बताऊंगा, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं बता दूं कौन कौन सी एरर का हमें डिस्कशन करना है। जैसे यहाँ पे 2.6.1 में लिखा है, एक को कहेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब एब्सोल्यूट एरर के साथ साथ आप कह सकते हो मीन एरर आल्सो। ओके, जो यहाँ पे भी बताया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसको समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा है और ऐसा आपने ढेर सारी बार किया हुआ है। जैसे कि आपका रिजल्ट आया, आपको एवरेज पूछा गया, आपने कहा कि मेरा 4 सब्जेक्ट का एवरेज 80 है। तो आपको पता है कि एवरेज 80 बोला है, उसका बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स है। अब एवरेज 80 है, उसका मतलब ये कि आपने सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4 सभी के मार्क्स आपने ऐड किए, डिवाइड बाय 4 किया और आपको आंसर मिला 80। दैट इज कॉल्ड एज ए एवरेज और अ मीन वैल्यू। अब वो जो मीन वैल्यू है उसमें से आप क्या करेंगे, तो कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में 92 आए पर एवरेज कितने का मिला, 80 का। तो व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 12। साइंस जिसमें फॉर एग्जाम्पल 75 आए बट एवरेज कितने का हुआ, तो कि 80 का। पर यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा वो 5 का मिलेगा, पर हम कहेंगे नहीं 5 का नहीं, -5 का। और उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जब हम डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस का आपको मीन वैल्यू ही लेना है, मतलब मोड वैल्यू लेना है। मोड वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू। पहले में 92 और एवरेज 80, सो डिफरेंस इज 12। दूसरे में 75 बट एवरेज इज 80, सो अगेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5। उसके रिस्पेक्ट में सोशल में और इंग्लिश में जो भी मार्क्स आए, पर वहां पे जो एरर बना, जो डिफरेंस बना, वो डिफरेंस हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। और अब हमें चेक करना है कि वो जो डिफरेंसेस आए, एक में 12 का डिफरेंस आया, एक में 5 का डिफरेंस आया, मान लो एक में 4 का डिफरेंस आया, तो उन सब का फिर से एवरेज निकालो, तो वो यहाँ पे बनता है ये वाला, जिसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये पूरा का पूरा मेथड जो है मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, तो उसके साथ समझने का ट्राई करिएगा, बिकॉज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो है इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओके, इलस्ट्रेशन 7 के अंदर ऐसा पूछा गया है, आई होप सबको पढ़ाई मतलब रीड हो रहा होगा। We measured the period of oscillations of a simple pendulum. In a successive measurement, the readings turn out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second, and 2.80 seconds. Calculate absolute error, relative error, and percentage error. ओके, तो अब ये पूरा का पूरा डेटा जो है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद कैसे उस एरर को हमें परफॉर्म करना है उसका हम आइडिया यहाँ से निकालते हैं। तो ट्राई किधर गया भाई? ओके, एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ सर। हाँ स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी जब एक्सप्लेन कर रहा था दिख रहा था? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके फाइन फाइन। ओके, अब जो है वो जो डेटा दिया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो डेटा दिया है उस डेटा को हम यहाँ पे रेफर कर देते हैं कि टाइम की अलग अलग वैल्यू दिया है, T1, T2, T3, T4, T5 जो भी है, ठीक है। चलो बताए पहला वैल्यू क्या दिया है? 2.63।
63। चलो सेकंड वैल्यू बताइए, 2.56 कोई भी एक बोलेगा। 2.56 सेकंड। चलो थर्ड वैल्यू 2.42 सेकंड। 2.71 71 सेकंड। और है 2.80 80। अब बाकी है कोई? नहीं नो सर। सर ओके 5 वैल्यू है। ओके सो नाउ बी रेडी विद द कैलकुलेटर, ताकि इसमें आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। तो मान लो ऐसा आपको कोई भी डेटा दे दिया, जैसे टाइम पीरियड है, कोई लेंथ है, या कोई मास है, ऐसा कोई भी रैंडम डेटा आपको दे दिया। सबसे पहले पूछा जाता है मीन वैल्यू या तो एब्सोल्यूट एरर। तो मीन मतलब क्या? तो कि उसका एवरेज। तो कभी भी मीन दिखाना हो ना, तो ये उसका सिंबल है, ऊपर बार कर दो या तो ऐसा कर दो, ये एवरेज या तो मीन वैल्यू दिखाता है। तो कैसे मिलेगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइड बाय 5। ओके, तो सभी वैल्यूज को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो, और मुझे आंसर बताओ कि क्या आंसर आता है। 2.62 सेकंड 2.62 सेकंड। सेकंड। ठीक है, तो मान लेता हूँ ये आपका एवरेज आया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मीन एरर। यानी अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट, हाँ, जिसको हम कहते हैं डेल्टा T1, यानी T1 की वैल्यू में एवरेज और एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, T1 में से T बार या तो T बार में से T1 कोई भी सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं। मतलब जितना एवरेज आया है उसमें से सभी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, नो प्रॉब्लम। सभी वैल्यू में से एवरेज को सब्ट्रैक्ट करो, नो प्रॉब्लम। क्यों? तो क्या आप कहोगे सर एक में माइनस एक में प्लस आएगा, पर भाई वही तो मैंने कहा, सभी वैल्यू को किस में लेना है? मॉड्यूलस में। तो T बार माइनस T1 डेल्टा T2, T बार माइनस T2 डेल्टा T3, T बार माइनस T3। अब मॉड्यूलस में लिया है इसलिए सिर्फ हमें डिफरेंस लेना है, उसमें प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है। तो पहला वैल्यू 0.62 0.63, यानी डिफरेंस कितने का आया? 0.01 का डिफरेंस आया। ये 56 है, ये 62 है, यानी ये डिफरेंस आया 0.06 का। ये 42 और ये 62, यानी डिफरेंस आया 0.20 का। डेल्टा T4 और डेल्टा T5 निकालते हैं, तो ये 71 और ये 62, यानी 0.09 का डिफरेंस आया। और ये 62 और ये 80, यानी 0.18 का आया। अब ये ऑफ कोर्स ये डिफरेंस टाइम का है, इसलिए वहां पे उसका यूनिट सेकंड तो होगा ही होगा सब में। ठीक है, अब क्या है, तो कि इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। आई रिपीट, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? तो कि इसको हम कहेंगे डेल्टा T बार। डेल्टा T बार मतलब क्या? जैसे यहाँ पे T बार, तो T बार यानी किसका एवरेज लिया आपने? तो कि T1 T2 T3 T4 T5 डिवाइड बाय 5। डेल्टा T बार का मतलब क्या करेंगे? तो कि जितने डेल्टा की वैल्यू ना डेल्टा T1 से लेकर डेल्टा T5 तक की, उसको डिवाइड बाय 5 कर दो। तो चलो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाय 5 करो, और बताओ क्या आंसर आया। सर यहाँ पे डेल्टा T1, डेल्टा T4 और डेल्टा T5 नेगेटिव नहीं आएंगे? मैंने वही तो कभी समझाया, तो आप कहाँ थे? मैंने वही तो कहा कि जब हम मॉड्यूलस लेते हैं ना, आई थिंक मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ चुके हैं ना, ये जो दो वर्टिकल लाइन है उसको मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि हम वहाँ पे जो भी वैल्यू मॉड्यूलस के अंदर रखते हैं वो वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आपने मैथ्स में? नो मॉड्यूलस सर ये 11 यस सर। हाँ, तो मैंने वही समझाया कि T1 माइनस T बार करो या T बार माइनस T1 करो, पर अगर वो वैल्यू मैं मॉड्यूलस के अंदर लेता हूँ तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, और सभी वैल्यू मैंने मॉड्यूलस के अंदर लिया हुआ है, ऐसा मैंने कहा। ओके सर, सॉरी सर। नो इट्स ओके। चलो सभी को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो। 0.54 equals to 0.11 सेकंड।
0.11 Yes, sir. 0.108 सेकेंड। 108, तो चलो उसको हम 1 ले लेते हैं, 1 हाँ। ठीक है। ऐसा हमारा डेल्टा टी बार, अब यहाँ तक रखते हैं। अब ये डेल्टा टी बार जो हमें मिल चुका है, उसके बाद एक आता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर है, उसका मतलब क्या? क्योंकि उसको रिलेटिव एरर को ऐसे लिखा जा सकता है कि ये डेल्टा टी बार और जो टी बार मिला था, जब भी आप रिलेटिव क्वांटिटी लेते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे देखो टी बार का यूनिट था सेकंड्स में, डेल्टा टी बार भी था सेकंड्स में, और अब डेल्टा टी बार का टी बार के साथ जब मैं रेशियो ले लेता हूँ, इट्स अ रेशियो, तो रेशियो ले लेते हैं तो उसका कोई यूनिट होता नहीं है। तो रिलेटिव एरर मतलब क्या? क्योंकि इस एब्सोल्यूट या तो मीन एब्सोल्यूट एरर का इस एब्सोल्यूट एरर के साथ रेशियो लिया और जो वैल्यू मिला उसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। तो करिए 0.11 डिवाइड बाय 2.62, सर 0.041 0.041। ओके, उसका तो कोई यूनिट नहीं बनेगा। और अब लास्ट में आता है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर। जिस किसी वैल्यू को परसेंटेज में निकालना हो, तो रिलेटिव एरर जब भी आप करते हो ना, तो रिलेटिव का सिंबल ऐसा डेल्टा टी बार ऐसा कह सकते हैं। वैसे इसको भी बोला जाता है डेल्टा, इसको भी बोला जाता है डेल्टा, पर ये डेल्टा डिफरेंस शो करता है और ये डेल्टा रिलेटिव शो करता है। याद रखने का तरीका है ये। तो परसेंटेज एरर में क्या करने का, क्योंकि परसेंटेज एरर में जो रिलेटिव एरर मिला था, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.041 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर क्या आएगा? 4.1%। आई रिपीट, क्या आएगा? 4.1%। तो एक ही एग्जांपल से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। मीन एरर, सबका एवरेज, दूसरा एवरेज का ईच वैल्यू के साथ डिफरेंस और उसका फिर से एवरेज, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट यानी डेल्टा टी बार और टी बार, उन दोनों का रेशियो देगा आपको रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 वो देता है आपको परसेंटेज एरर। तो ये जो है डेल्टा टी बार, वो उसका डिफरेंस है, उसका एरर है, और ये एक्चुअल वैल्यू का एवरेज वैल्यू है। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना, उसको कहा जाता है रिलेटिव एरर, जो यहाँ पे आपको इस एग्जांपल से समझाने का ट्राई किया हुआ था। ओके, तो चलो उसको लेकर अब यहाँ पे देखते हैं कि करना क्या होता है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं कि कहाँ पे। देखो यहाँ पे परफेक्ट 4% लिखा, क्यों परफेक्ट 4% लिखा था? कि हमने 0.11 लिया, इन लोगों ने सिर्फ 0.1 लिया। अब जैसे आगे उन लोगों ने जो रूल बताया ना, वो रूल इन लोगों ने फॉलो किया। आगे रूल क्या बताया था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में जब आप कोई भी कैलकुलेशंस करो तो मिनिमम सिग्निफिकेंट लेने का। तो यहाँ पे हर एक में देखोगे तो मिनिमम सिग्निफिकेंट जो है वो 3 थे, पर हाँ 2.80 में ये 0 को कंसिडर ना करो तो 2 सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट तक तो आपको लेना चाहिए, पर 2 सिग्निफिकेंट के लिए यहाँ पे ये 0.11 में पीछे वाला 1 आपको लेना पड़ता है। बट दैट इज ओके, कभी कभार ये छोटा पॉइंट है वो चल जाता है। ओके, तो उसका टेंशन नहीं लेने का। तो ये हो गया पहला एरर। देखो यहाँ पे लिखा है माइनस साइन, बट बाद में बताना क्या है कि व्हेन यू आर एडिंग अरिथमेटिकली मीन वैल्यू, आपको सिंपली उसको क्या करना है? ऐड ही करना है। तो देखो यहाँ पे भले ही माइनस साइन लिखा हो, पर देखो सभी वैल्यू को किया तो ऐड ही है ना। इसलिए मैंने क्या आइडिया दिया कि यार ये चक्कर में मत पड़ो, सीधा मीन वैल्यू या तो मॉड्यूलस वैल्यू के साथ लो। तो जितना मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं उतना आपका काम आसान होता है। और उसके बाद ये वाला एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अपने को कंफ्यूज कर सकता है, तो बेटर थिंग इज दैट टाइम का एवरेज कितना मिला था, क्योंकि टाइम का एवरेज देखिए, ये जो लिखने का तरीका है ना कि टाइम इज इक्वल्स टू, दिस इज एक्चुअल वैल्यू
एंड दिस इज द एवरेज या तो उसका डिफरेंस। तो हमें कैसे लिखना चाहिए, तो क्या हमें टाइम का वैल्यू लिखना चाहिए 2.62 प्लस और माइनस 0.11 सेकेंड। आई रिपीट, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। टाइम इज इक्वल्स टू एक्चुअल टी वैल्यू और उसका डिफरेंस का वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू बनता है 2.62 प्लस और माइनस 0.11, यानी हमारा जो टाइम पीरियड मिलेगा वो 2.62 प्लस 0.11 यानी 2.73 और मिनिमम 2.51। तो हमारा जो टाइम पीरियड का वैल्यू रहेगा वो 2.51 सेकंड से लेकर 2.73 सेकंड के बीच में कोई भी वैल्यू है वो हो सकता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी आपको लिखना है, ठीक है। अब जैसे हम ऐसा कहते हैं ना कि क्लास वर्क, तो क्लास वर्क में आज जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो सभी आप 2 बार लिखकर हमें सबमिट करेंगे, ताकि देखो ये तो एक क्वेश्चन है ही काम का, उसके साथ ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो भी काम का है। वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप हमें 2 बार लिखकर सबमिट करेंगे एज वेल। जो वैसे काफी लोगों का ये क्वेश्चन बाकी था और मुझे नहीं पता है कितने लोगों का ये आंसर सही आया था, तो ये पूरा क्वेश्चन भी आप एक बार लिखकर हमें सबमिट करेंगे सही तरीके से, सही आंसर के साथ। आई होप इट्स क्लियर, ओके। तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है।